Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 9 जून 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ मन्नर मैरीन नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रोवाइड करवाती है नाइजर सीड्स के लिए। आपको याद होगा कल ही मैंने आप लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ाया था कि MSP क्या होता है, कौन देता है, कैसे दिया जाता है, कौन कौन सी फसलों के ऊपर MSP दिया जाता है। याद आ रहा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पर आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या सरकार नाइजर सीड्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाती है? सेकेंड स्टेटमेंट मेंशन करता है कि जो ये नाइजर है ना, इसको हम लोग खारीफ क्रॉप की तरह उगाते हैं, जो हमारी खारीफ फसलें होती हैं ना, उसकी तरह इसको कल्टीवेट किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट मेंशन करता है कि कुछ ट्राइबल पीपल इंडिया के अंदर में वो इसी नाइजर सीड का जो ऑयल होता है उसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना है, इनमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बोलता है ओनली 1 स्टेटमेंट, ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने भी इस प्रकार के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देख लिए होंगे। काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो हवाई के अंदर माउंट किलिवा नाम का जो वॉल्केनो है वो अभी वापस से विस्फोट हो गया है, वापस से इरप्ट होता हुआ नज़र आया है। लाइव जो स्ट्रीमिंग्स है वो चल रही थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इस प्रकार से जो लावा है वो निकलता हुआ दिखा है। ये वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कल पूरी तरह से वायरल थी। तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे अलग अलग जो आर्टिकल है वो चर्चा कर रहे हैं इस माउंट किलिवा के बारे में। तो कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है, उसको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ में कुछ फैक्ट्स हैं वो भी ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो यह है कि इस वॉल्केनो का लोकेशन क्या है, इस ज्वालामुखी का लोकेशन कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। तो इस वाले मैप को देखो, ये एक वर्ल्ड मैप हो गया और पूरे वर्ल्ड मैप में ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। आपने क्या करना है, इंडिया से चलना है वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न साइड में जाओगे, इधर मिडिल ईस्ट हो गया, ये हमारा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया। अभी आगे जाना है, ये हमारा साउथ अमेरिका आ गया। साउथ अमेरिका से ऊपर देखोगे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग USA के नाम से जानते हैं। USA के जस्ट बगल में आप देख पाओगे जो रेक्टेंगल सा शेप बना हुआ है, यही है हमारा हवाई आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हवाई आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इस पिक्चर को जूम करूँ तो कुछ इस प्रकार से ये जूम होकर दिखेगा। ये आइलैंड इस प्रकार से नज़र आते हैं। इस आइलैंड को वॉल्केनोज़ की वजह से ही जाना जाता है, क्योंकि 5 वॉल्केनोज़ की मदद से ये पूरा आइलैंड बना हुआ है। और वो 5 वॉल्केनोज़ कौन कौन से हैं, माउंट किया, माउना लोआ, वेरी इंपॉर्टेंट। माउना लोआ को लेकर भी पहले कई सारी चर्चा हो चुकी है, कई बार इरप्ट हुआ है, इसको लेकर कई डिस्कशन हुए हैं। मैंने खुद किया डिस्कशन, तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। पिछले साल दिसंबर में किया था, जनवरी में किया था, और फिर उसके बाद में माउंट किलुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों वॉल्केनोज़ के नाम ध्यान रखने हैं। माउंट किलुआ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनवरी में भी न्यूज़ में था, और शायद मैंने 11 जनवरी को ये आर्टिकल जो है आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये वापस से विस्फोट हुआ है। तो बार बार न्यूज़ में आ रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो माउंट किया, माउंट लोआ, माउंट किलुआ, उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है एक आइलैंड आपका
हुआलालाई, ठीक है, ये भी एक वॉल्केनो है। और फिर उसके बाद में ये है कोहाला। तो ये 5 वॉल्केनोज़ हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी, उससे ये पूरा का पूरा हवाई आइलैंड बना हुआ है। सबसे बड़े साइज़ का कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपको माउना लोआ दिख रहा होगा, ये सबसे बड़े साइज़ का है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस वॉल्केनो की अभी हम बात करें माउंट किलुआ की, ये ना एक मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो वाली कैटेगरी में आता है। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है इसका जो मैग्मा वाला चैम्बर होता है ना वो भरा रहता है। ये अक्सर विस्फोट होता रहता है, अक्सर यहाँ पर इसका जो कह सकते हो जो ज्वालामुखी फटता है ना वो वाली एक्टिविटीज़ में देखने को मिलती है। तो एक मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में इसको रखा गया है। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम सितंबर 2021 में भयंकर वाला इरप्शन हुआ था, भयंकर वाला इरप्शन। बाद में छोटे छोटे इरप्शंस तो होते रहते हैं इसमें। उसके अलावा और सबसे ज़्यादा डेंजरस इरप्शन हुआ था 2018 में, 2018 में। बोला जाता है कि 2018 में जब इरप्शन हुआ था इस वॉल्केनो में तो उसकी वजह से 700 जो घर थे वो बर्बाद हो गए थे। उसके अलावा जो भी लावा निकला था इस पूरे ज्वालामुखी से, वो अलग अलग जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स होते हैं ना, जो हमारे खेत होते हैं, उसके अलावा ओशन के अंदर पूरी तरह से जो लावा है वो भर गया था। ये बात थी 2018 की। फिर 2021 में इस प्रकार का भयंकर विस्फोट देखने को मिला था। फिर अभी जनवरी में भी विस्फोट देखने को मिला था। नाउ अभी फिर से ये न्यूज़ में आ चुका है। समझ गए? तो दोस्तों आपसे जब लोकेशन पूछी जाएगी तो आप आराम से अब बता सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी आपको लिखित में जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं माउंट किलुआ को लेकर। तो माउंट किलुआ जो है इसको हम लोग मतलब किलुआ के नाम से भी जानते हैं। हवाई के अंदर आपको ये पूरा वॉल्केनो देखने को मिल जाता है। और जो माउना लोआ नाम का वॉल्केनो है उसके साथ में इसकी जो बाउंड्रीज है वो टच होती हैं, है ना, जैसा अभी हम लोगों ने एक पिक्चर में देखा था। उसके अलावा ये जो वॉल्केनो है ये ऊपर से कोलैप्स हो चुका है, ऊपर से कोलैप्स होके इसने एक कैल्डेरा को बना दिया है। अब कैल्डेरा क्या होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। कैल्डेरा बेसिकली एक बहुत बड़ा ऐसा डिप्रेशन सा एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर ऐसा ये वॉल्केनो है और इसके ऊपर ये बहुत बड़ा सा क्रेटर बन चुका है, बहुत बड़ा सा गड्ढा हो चुका है, ठीक है। जब वॉल्केनो एरप्ट होता है ना, पूरी तरह से वॉल्केनो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में वॉल्केनो कोलैप्स कर गया, पूरी तरह से टूट गया, गिर गया। उसके बाद जो यहाँ पर गड्ढा सा बन जाता है बहुत बड़ा सा, उसी को हम लोग कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसा इमेज आप देख सकते हो, एक बड़ा सा वॉल्केनो है, वो एरप्ट हुआ बहुत भयंकर तरीके से और क्या हुआ, वो कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर वो जो एरिया है वो डिप्रेस्ड हो गया, जिसको हम लोग कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। अगर इस वॉल्केनो का इतिहास देखना चाहोगे तो जैसे मैंने बोला है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो वाली कैटेगरी में आता है। 1952 से अभी तक लगभग 34 टाइम्स, कितने बार, 34 बार ये विस्फोट हो चुका है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया गया। और 1983 से लेकर 2018 तक तो कंटिन्यूसली लगातार यहाँ पर ये एरप्ट होता रहा है, इसमें लगातार विस्फोट्स देखने को मिले हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ और वॉल्केनोज़ के नाम आपको ध्यान रखना है जो कि 2021, 2022 और 2023 में लगातार न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से वॉल्केनोज़ हैं फटाफट यहाँ पे उसको रिवाइज करते हैं। तो हाल ही के जो इरप्टेड वॉल्केनोज उसमें आता है सबसे पहले सांगे वॉल्केनो, ये इक्वाडोर में है। फिर है ताल वॉल्केनो, ये फिलीपींस में है। माउंट सिनाबंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर कई वनडे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। माउंट सिनाबंग को लेकर काफ़ी न्यूज़ बनी थी। माउंट सिनाबंग, मेरापी वॉल्केनो और सेमेरो वॉल्केनो, ये तीनों ही वॉल्केनोज इंडोनेशिया के अंदर में है, ठीक है, जो कि हाल ही में इरप्ट हुए हैं, हाल ही में इसमें विस्फोट देखने को मिला है। ये वो वाले वॉल्केनोज है जो न्यूज़ में बने हुए थे, समझ गए। उसके अलावा नीचे आप देखोगे कुछ और वॉल्केनोज़। अगर हम इंडिया के वॉल्केनोज़ की बात करें, भारत में कहाँ कहाँ पर वॉल्केनोज़ हैं, तो बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बेसिकली अंडमान आइलैंड्स की स्पेशली बात की जा रही है, वो इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है। उसके अलावा यहाँ पे है नारकोंडम, ये भी अंडमान आइलैंड पर है। देन बारातंग अंडमान आइलैंड्स में ही है। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है। और फिर उसके बाद दिनोदर हिल्स गुजरात में, ये कुछ प्लेसेस हैं। उसके बाद धोसी हिल्स हरियाणा में, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको ये जो वॉल्केनोज इंडिया के अंदर में वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी कैल्डेरा की डेफिनेशन है, कैल्डेरा क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको अभी पिक्चर के माध्यम से समझा दिया है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इसको जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी वाले पोर्शन से आप लिंक कर सकते हो। नवाते आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पर ये नज़र आएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। हुआ क्या है कि आपको पता होगा कि जो रेपो रेट होता है ना वो बेसिकली डिसाइड किया जाता है बार बार, है ना, कि रेपो रेट क्या रहने वाला है। और रेपो रेट को डिसाइड कौन करता है, तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नाम की बॉडी है वो इसको डिसाइड करती है। तो हाल ही में रेपो रेट को ऊपर डिसीजन लेना था, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी ना, इन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। अनचेंज मतलब कोई बदलाव नहीं किया है। जो पहले रेपो रेट चल रहा था 6.50% का, वही सेम रेपो रेट अभी भी आपको देखने को मिल जाता है।
उसके अलावा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो भारत की रियल जीडीपी है, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बेसिकली जो इकोनॉमी है 2023-24 के अंदर में, वो 6.5% से ग्रो होगी, इस प्रकार की एक फोरकास्टिंग की है, एक अंदाज़ा लगा कर दिया है। उसके अलावा जो सीपीआई इन्फ्लेशन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो महंगाई है इंडिया में इस साल में, वो लगभग 5.1% के आसपास इस एवरेज में रहने वाली है। तो ये सारी बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से कल के दिन बोली गई हैं। तो 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया, रेपो रेट, उसके अलावा हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, उसके अलावा सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होगा। समझ गए इस बात को। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इनका कहना यह है कि देखो इंडिया ने वाकई में कुछ प्रोग्रेस किया है। पिछले 3 साल इतने बुरे थे जिसमें से कोविड की वजह से हालात पूरी तरह से ख़राब हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया वापस से अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो अब क्या इस आर्टिकल से एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जाएगा? दोस्तों, कुछ भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाने वाला। कितना रेपो रेट है, रेपो रेट बदला है नहीं बदला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो क्या बनता है? सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट अगर चेंज होता है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चेंज नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इकोनॉमी का कोई भी स्टैटिक किताब उठाओगे तो वहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन जानने को आपको मिलेंगी। आओ एक एक करके समझते हैं पहले रेपो रेट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक क्लियर स्पेस लेते हैं, इस स्पेस पर समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में, आपको एक सेंट्रल बैंक देखने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। दूसरी तरफ आपको कमर्शियल बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। कमर्शियल बैंक्स यानी कि इसमें हमारा एसबीआई, एचडीएफसी, ये सारे बैंक्स हो गए। ठीक है, ये हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए। अब होता क्या है कि जब हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करेंगे, वो एक मनी को लेंगे, पैसा लेंगे। पैसा हमारे कमर्शियल बैंक्स ने बोरो किया। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे कुछ अमाउंट, यहाँ पर एक्स अमाउंट बोरो किया, और बोरो करने के बाद में कुछ टाइम पीरियड है कि भाई यहाँ 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो पैसा चुकाना है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो पैसे को अपने टाइम पीरियड के बाद जब चुकाएंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने लोन ले लिया था, पैसा बोरो कर लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, हमारी सेंट्रल बैंक से। अब पैसा वो चुकाना भी तो है, तो जब पैसे को चुकाएंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है एक इंटरेस्ट देंगे, एक ब्याज देंगे। होता क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो पैसे दे रहा है वो कोई फालतू में तो नहीं दे रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे दिए हैं इसलिए ताकि उसको ब्याज मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। जो पैसा यहाँ पर उठाया है इन कमर्शियल बैंक्स ने, उस पैसे पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा चुकाएंगी कमर्शियल बैंक्स तो क्या करेंगे, एक इंटरेस्ट पे करेंगे, ब्याज देंगी, एक्स्ट्रा ब्याज। तो वो जो इंटरेस्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। बस काम खत्म। इतनी सी इन्फॉर्मेशन है ये, इसी को रेपो रेट बोला जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल। अब दोस्तों यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है रिवर्स रेपो रेट का। ये तो आर था, अब दूसरा यहाँ पे आर। ठीक है, ये है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आप सही समझ रहे हो, यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है कि सपोज़ अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स के पास में जो पैसा है वो सरप्लस में है, ज़्यादा पैसा है। ठीक है, अब वो पैसा यहाँ पे क्या क्या सोच रहे हैं कि पैसा हम वो जमा कर देते हैं आरबीआई के पास में, आरबीआई को दे देते हैं। आरबीआई ने बोला ठीक है लाओ पैसा, आरबीआई को यहाँ पर इन्होंने वो पैसा दे दिया। ठीक है, अब आरबीआई जब वो पैसा लौटाएगा इन कमर्शियल बैंक्स को वापस देगा, तो क्या होगा, आरबीआई अब उसके ऊपर ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। तो आरबीआई जब पैसा लौटा रहा होगा, इनका पैसा जो बोरो किया था आरबीआई ने, अब उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देगा, एक ब्याज देगा। तो ये रिवर्स में हो गया जब आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक्स को दे रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और आपने देखा होगा रिवर्स रेपो रेट ज़्यादातर ना हमारे रेपो रेट से कम ही होता है। मतलब रेपो रेट जैसे आज के समय पर मैंने बोला 6.50% है, ये रेट ये चल रहा है। ठीक है, ये रेट पहले डिसाइड किया गया था और अभी भी ये रेट है। तो रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी कमर्शियल बैंक्स अपने सरप्लस मनी को जमा कर रही हैं, इसके पास में एक्स्ट्रा मनी जो है वो यहाँ पर जमा कर रही हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत आरबीआई को है नहीं, बस खाली आरबीआई के पास में जमा कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है रिवर्स रेपो रेट में, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। समझ गए इन चीज़ों को? चलो, ये हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। अब एक चीज़ और, हाँ ये तो बताना भूल ही गया कि मान लो आपका जो रेपो रेट है ये अगर बढ़ता है, कम होता है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ना लोन्स पर पड़ेगा। ठीक है, जो लोन्स वगैरह होंगे मार्केट में वो महंगे हो जाएंगे,
लोगों की जो ईएमआई वगैरह होगी वो महंगी हो जाएगी। कहोगे ऐसा कैसे? तो दोस्तों क्या हुआ है ना, रिवर्स रेपो रेट अगर मान लो, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा आरबीआई है, अगर मान लो वो हमारे रेपो रेट को बढ़ा देता है, सपोज जैसे अभी रेपो रेट हमारा 6.50% के आसपास है, पहले भी ये था। सपोज़ अगर आज ये रेपो रेट को बढ़ा देता आरबीआई, तो इससे क्या होता, मार्केट में जो लोन है वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक जो पैसा चुका रहे हैं आरबीआई को, उसके ऊपर ब्याज दे रहे हैं, वो कमर्शियल बैंक अपनी जेब से नहीं देंगे। कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, जो लोन मार्केट में उतार रहे हैं उस लोन के ऊपर वो भी इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे, यानी लोन जो है मार्केट के अंदर वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो लोगों के पास से पैसा आएगा तब कमर्शियल बैंक वो इंटरेस्ट के तौर पर आरबीआई को चुकाएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट आपने समझ लिया। ये दो पोर्शन कवर हो गए इस आर्टिकल के। अब दूसरी चीज़ क्या है, एमपीसी, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये समझते हैं कि एमपीसी एग्जैक्टली होती क्या है। स्क्रीन पर नीचे देखो, आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले क्वेश्चन बने हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब बात करते हैं तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, 1934 का ये पूरा एक्ट है आरबीआई का। इसका जो सेक्शन 45ZB है, इसके तहत यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ताकत है कि वो एक 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बना सके। तो यहीं से आपने एक चीज़ और पता चल गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो पॉलिसी रेट्स हैं, जैसे अभी यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है ना, उस दर को डिसाइड करना, ताकि हम लोग इन्फ्लेशन के टारगेट के अंदर ही अंदर हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4+-2 का है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगाई वो 6% हो और कम से कम यहाँ पर हमारी महंगाई 2% हो। इसके बीच में हमें रहना है, 2 से 6% के बीच में। तो ये जो टारगेट है, ये टारगेट बनाने का काम भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। समझ गए इस बात को? उसके अलावा जो भी डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेता है, क्या वो डिसीजन सभी बैंकों को मानना है? बिल्कुल, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो भी एमपीसी का डिसीजन आएगा वो सभी बैंकों के ऊपर बाइंडिंग होता है, उनको वो बातें माननी पड़ती हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। तो वो 6 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, आओ उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेंबर हमारे आरबीआई के गवर्नर, जैसे फॉर एग्जांपल शक्तिकांता दास जी, वो भी यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। दूसरी चीज़, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा, यहाँ पे एक ऑफिसर होंगे उसी बैंक के, ठीक है, हमारे आरबीआई के बैंक के ऑफिसर होंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड के थ्रू नॉमिनेट करे जाएंगे। तो ये कितने हो गए? टोटल 3 मेंबर्स। बाकी जो 3 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं वो डायरेक्टली हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और वो बाकी 3 मेंबर्स होते अपॉइंट कहाँ से हैं? वो बेसिकली उनकी पर्सनल एबिलिटी के ऊपर उनको अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, कितना ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने काम किया इस फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्या नॉलेज गेन किया, क्या उनकी स्किल्स हैं, उसके बेसिस पर उन 3 लोगों को अपॉइंट किया जाता है। और कौन अपॉइंट करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको 6 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब 6 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में होते हैं। उसके अलावा जब भी बात हम कर रहे होते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारी चीज़ें आती हैं और वो सारी चीज़ें आपने ज़रूर से ध्यान रखनी है। अब वो कई सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, आओ फटाफट यहाँ पर देखो। सबसे पहले रेपो रेट, उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कॉरिडोर, उसके अलावा मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, उसके अलावा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। यूपीएससी ने 2015 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में आपको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। तो बताओ कि इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं या मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ये लिस्ट पूरी पढ़ ली है, तो क्या बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं। बैंक रेट, ये तो है मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा, है ना, इसी का कंपोनेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ा था, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू तो हमने पढ़ा नहीं, तो दूसरा तीसरा तो नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा ज़रूर से है। तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो।
नाउ दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, इन्होंने अभी सक्सेसफुली अग्नि प्राइम मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसको टेस्ट किया है। कहाँ से टेस्ट किया गया है? ओडिशा के पास से जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से टेस्टिंग की गई है कल रात में। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरी तरह से न्यूज़ में आया हुआ है। ठीक है, हम थोड़ा जानेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। उसके अलावा आपको बताइए मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग। तो अग्नि प्राइम के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट अग्नि मिसाइल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूपीएससी ने आपकी बार डायरेक्टली यहाँ से अग्नि मिसाइल से रिलेटेड सवाल पूछा था और बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड सवाल पूछा था। ठीक है, अभी आपको दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अग्नि प्राइम क्या है वैसे बता ही चुका हूँ। जीएस पेपर नंबर 3 में आपका सिलेबस में एक टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सभी टॉपिक के साथ में आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। तो अग्नि प्राइम जो मिसाइल है ना, ये हमारी अग्नि क्लास की मिसाइल में एक नई जनरेशन वाली मिसाइल है। जो अग्नि क्लास में हमने मिसाइल्स बनाई है वो अलग अलग प्रकार की, अग्नि 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारी मिसाइल्स हैं, उसी में अग्नि प्राइम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये जो अग्नि क्लास मिसाइल का जो पूरा कॉन्सेप्ट चलाया गया है ये एक प्रोग्राम के अंडर में चलाया गया है। उस प्रोग्राम का नाम है IGMDP, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है। एक प्रकार की कैनिस्टर्ड मिसाइल है, यानी एक कैनिस्टर का यूज़ करते हैं, एक कनस्तर का यूज़ किया जाता है, उसमें से यहाँ पर ये जो मिसाइल है वो सीधा लॉन्च की जाती है। अग्नि प्राइम की जो कैपेबिलिटी है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। समझ गए इस बात को। उसके अलावा इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, प्रोपल्शन सिस्टम का, गाइडेंस का, कंट्रोल मैकेनिज्म का, प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, रडार की पकड़ में भी ना आए, इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, डिफेंस को लेकर जो भारत की क्षमताएँ हैं उसको और मजबूत करने का दावा करता है। अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स के अंदर में आप देख पाओगे कुछ मिसाइल्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल्स की रेंजेस ज़रूर ध्यान रखनी है कितनी रेंज की होती है। जैसे अग्नि 1 वाली की जो रेंज है वो है 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 मिसाइल की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। और अग्नि 3 मिसाइल की जो रेंज है वो है 2500 किलोमीटर। और अग्नि 4 मिसाइल की जो रेंज है वो है 3500 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर एक रोड मोबाइल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है, यानी कि एक गाड़ी से, ट्रक से भी यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा सकता है अग्नि 4 को। ठीक है, फिर अग्नि 5 भी है अभी हमारे पास में। अग्नि 5 अभी तक अग्नि सीरीज़ की सबसे लॉन्गेस्ट एरिया को कवर करने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 जो है ना ये 5000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, यानी कि ये एक प्रकार की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब समझते हो, जैसे हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल एशिया से अफ्रीका में जाकर ये हिट कर सकती है, तो ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करती है। समझ गए इसको। तो ये यहाँ पे अग्नि 5 के बारे में समझ में आ गया, और अग्नि प्राइम क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो ये जो अग्नि मिसाइल से इनको तैयार किया गया इस प्रोग्राम के अंडर में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है ये भी ज़रूर से जान लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी, ताकि इंडिया जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी की फील्ड में आत्मनिर्भर बन सके। उसके अलावा इस पूरे मिसाइल, मतलब ये जो प्रोग्राम है मिसाइल को लेकर, इस पूरे प्रोग्राम को अप्रूव किया हमारी भारत सरकार ने 1983 में, और इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया था मार्च 2012 में। जो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ना IGMDP प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम के अंदर में 5 मिसाइल्स को तैयार किया गया है। 5 मिसाइल, उन पाँचों मिसाइल के नाम याद रखना काफ़ी आसान है। पटना से याद रख सकते हो, PATNA। ठीक है, पटना से यहाँ पर 5 मिसाइल्स के नाम याद हो जाएंगे। जैसे P से पृथ्वी वाली मिसाइल, ये भी इसी प्रोग्राम के अंदर बनाई गई है। पृथ्वी मिसाइल बेसिकली कौन सी मिसाइल है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी आप सतह से सतह तक यहाँ पर इस मिसाइल को छोड़ सकते हो। एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है, यानी कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो कि ऐसे जाती है, हमारे एनवायरमेंट से बाहर निकलती है, उसके बाद अपने टारगेट को हिट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करना है और इधर हमारा ये टारगेट है। तो ये मिसाइल क्या ऐसे लॉन्च होगी और उसके बाद में एनवायरमेंट से बाहर जाएगी, वापस आएगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। यानी एक हमने सतह से छोड़ा और सतह पर आकर ये हिट कर गई। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे अग्नि मिसाइल जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगेन बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती हैं ये हमने समझा। इसकी रेंजेस अलग अलग है, अग्नि 1 2 3 4 5 करके और अग्नि प्राइम करके इसकी रेंजेस अलग अलग बनाई गई हैं। तो PA कवर हो गया। T से आ जाती है त्रिशूल मिसाइल। यह शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब सतह से आप आसमान में यहाँ पर जो है कोई अगर हमारा दुश्मन है आप उसको हिट कर सकते हो। उसके अलावा N से आता है नाग मिसाइल। ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। दुश्मन की टैंक को विस्फोट करने के लिए, टैंक को उड़ाने के लिए इस मिसाइल को तैयार किया गया है। फिर A से आती है आकाश मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज की। अगेन यहाँ पे सतह से आप आसमान में यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल UPSC ने 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, 2023 में तो पूछा ही है, जो अब की बार का प्रीलिम्स हुआ है ना। अब की बार का जो 28 मई को प्रीलिम्स हुआ था वहाँ तो अग्नि मिसाइल को लेकर क्वेश्चन आया ही था। उसके अलावा 2014 वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल। अग्नि 4 मिसाइल अभी आपने पढ़ा था। अग्नि 4 मिसाइल के रेफरेंस में बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा, क्या लिक्विड प्रोपेलेंट की वजह से चलता है, जो लिक्विड फ्यूल होता है उसकी मदद से ये मिसाइल चलता है। तीसरा, ये जो मिसाइल है ना ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर डिलीवर कर सकता है 7,500 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब कहने का है 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है ये वाली मिसाइल। ऐसा कुछ है क्या? हमने तो आखिरी जो मिसाइल पढ़ी थी वो अग्नि 5 पढ़ी थी, उसकी रेंज 5,000 किलोमीटर थी। और बाकी यहाँ पे अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2 वो सब अग्नि 5 के अंडर में आती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड वाला रॉन्ग हो जाता है तो हमारी जो पहले वाली टेक्निक थी ना, एलिमिनेशन टेक्निक, जिसको अभी ख़त्म कर दिया गया है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस हमारे लास्ट वाले ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। तो केवल और केवल पहला ऑप्शन सही रहेगा हमारा, वो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अब ये टेक्निक इस समय ख़त्म हो चुकी है। इस समय क्या है, आपको सभी स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अभी आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा था ना, वहाँ पे ये पूछा गया अगर ऐसे ऑप्शन होते तो मैक्सिमम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन क्या हुआ, ऑप्शन चेंज हो गए। ऑप्शन में क्या बोला गया कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं, कितने स्टेटमेंट सही है। अब कितने स्टेटमेंट सही के लिए अगर आपको इनमें से एक भी नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तीनों के तीनों पता होना चाहिए, हाँ भाई तीनों सही हैं, तीनों में मैं कन्फर्म दूँ। बस वही चीज़ अब की बार कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा डरा दी है UPSC ने कि यार कैसे होगा। चलो देखते हैं। फिलहाल ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया है। जैसे 28 मई को ही आप प्रीलिम्स देकर आए थे, है ना, उसके बाद सोचा यार क्या हो गया फिर पेपर के अंदर में। और 28 मई को एक काम और हुआ था, हमारे जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन के वक्त यहाँ पे जो सेनगोल है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया था, है ना। तो अभी क्या है, सेनगोल को लेकर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सेनगोल क्या होता है दोस्तों, पहले आप ये समझो, छोटी बात है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वो बेसिक चीज़ अगर क्लियर हो जाएगी तो आप इस आर्टिकल को बहुत आराम से एक झटके में कुछ सेकंड में समझ पाओगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा नया वाला पार्लियामेंट है जिसका उद्घाटन रिसेंटली हुआ है ना। और ये यहाँ पे है सेनगोल। सेनगोल में मतलब एक छड़ी प्रकार की आपको ये दिख रही होगी, है ना, लंबी सी, नीचे से भी यहाँ पर ये साइज़ में थोड़ी लंबी छड़ी है। इसी को यहाँ पर सेनगोल का नाम दिया गया है। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, सेप्टर, SCEPTRE, इसको सेप्टर बोला जाता है। तो अब पहले थोड़ा सा इसका इतिहास सुनो, फिर उसके बाद आगे की हम लोग कहानी को कवर करेंगे। सेनगोल का ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस क्या है, ऐतिहासिक महत्व आप ये समझो। देखो ये जो वर्ड है ना सेनगोल, ये आया है तमिल वर्ड से सेमई से निकल कर, है ना। इसका मतलब था राइटियसनेस, पावर की बात की जाती है। इसको यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर से बनाया जाता है, कुछ प्रीशियस स्टोन से यहाँ पर इसको पूरा डेकोरेट किया जाता है। इस प्रकार की जो सेनगोल है इसका यूज़ चोल एम्पायर के अंदर किया जाता था, जो चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य में जब एक राजा अपनी पावर को दूसरे राजा को सौंप रहा होता था, तब एक सिंबल के तौर पर ये जो छड़ी है ये उस राजा को दी जाती थी जिसके पास में पावर आ रही है, यानी जो नया राजा बनने वाला है। तो बेसिकली एक पावर ऑफ ट्रांसफ़र की तरह यहाँ पर इसको सिंबलाइज किया गया है। इस बात को समझ जाना, ठीक है। तो मतलब ये एक जाने से दूसरे व्यक्ति के पास में पावर जा रही है, उस चीज़ को दर्शाता है। एक राजा से दूसरे राजा के पास में पावर जा रही है, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाती हैं एक सिंबल के माध्यम से, और वो सिंबल है सेनगोल। क्योंकि जो नया राजा आ रहा है पावर में, उसको पुराने वाले राजा वो सौंप देंगे कि भैया ये लो अपना सेनगोल, ठीक है। ये चोल साम्राज्य में स्पेशली हुआ करता था, ठीक है।
ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जो चोल साम्राज्य आपको पता होगा, इन्होंने यहाँ पर सदर्न इंडिया में कई सारे पार्ट्स में इन्होंने रूल किया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, श्रीलंका, है ना, यानी कि अलग अलग देशों में भी चोल साम्राज्य फैला हुआ था। 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी CE की बात है। ये जाने जाते थे अपनी पावर के लिए, मिलिट्री पावर के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कल्चरल पैट्रोनेज, टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे चोल साम्राज्य के अंडर में बनवाए गए थे। तो बस वही था कि जब एक राजा दूसरे राजा को पावर ट्रांसफ़र कर रहा होता था तो इस प्रकार की जो छड़ी है, ये जो सेनगोल सेप्टर है वो दिया जाता था। समझ गए इस बात को? आगे आते हैं। अब ये सेनगोल इंडिया का हिस्सा कैसे बन गया, मतलब पार्लियामेंट में इसको क्यों रखा जा रहा है, तो ये बात आप क्लियर करते हैं। आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 ये वो रात थी जिसके बाद देश आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त को, है ना। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। लेकिन उस समय पर जब देश आज़ाद हो रहा था तो जो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वही तो थे वाइसरॉय, तो उन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया जवाहरलाल नेहरू जी से, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो देश के आज़ाद होने के बाद में पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं भी वो, है ना। लेकिन अब ये 14 तारीख को बातचीत चल रही है कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन क्वेश्चन करते हैं कि हम पावर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया आज़ाद हो रहा है, तो कोई चीज़ है ऐसी जो कि सिंबलाइज करे कि हाँ ब्रिटिश की साइड से ये पावर ट्रांसफ़र हो गई है इंडिया के पास में, कोई चीज़ है ऐसे सिंबलाइज करने वाली। अब ये बात यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी को समझ में आई नहीं। अब जो नेहरू जी हैं ये ना सी राजागोपालाचारी जी के पास में जाते हैं, उनके साथ में इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, पावर ट्रांसफ़र के लिए कुछ सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे जो सी राजागोपालाचारी जी हैं, ये आपको पता होगा उस समय पर इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने सजेशन दिया, इन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चोल साम्राज्य का जो मॉडल है उसको अपना सकते हैं। चोल साम्राज्य में यही हुआ करता था कि इस प्रकार से एक सेप्टर, एक छड़ी यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती थी, जो पावर में आ रहा है उसको, जो पावर से जा रहा है उसके तहत यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती थी। तो वही हम काम कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर इस सेनगोल को बनवाया गया और ये सेनगोल को यहाँ पे क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये जो सेनगोल है वो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनको यहाँ पर ये दिया था। ये जो सेनगोल सेप्टर है ना, ये प्रधानमंत्री जी को, हमारे नेहरू जी को ये प्रेजेंट किया गया था अधिनियम के थ्रू, अधिनम, ठीक है। 500 साल पुरानी यहाँ पर जो सेवाइट मोनेस्ट्री, एक ऐसा मठ जो कि यहाँ पर शिव जी के अंदर में बिलीव करते हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पे बनाकर ये प्रेजेंट किया गया और फिर ये जो सेप्टर है ये तैयार हुआ और ये सेप्टर यहाँ पे फिर कह सकते हो लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू जो है नेहरू जी को यहाँ पर दिया गया। किस चीज़ को दिखाने के लिए कि पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, ब्रिटिशर्स की साइड से इंडिया के पास में वो पावर आ चुकी है, ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई थी। लेकिन अब उसी सेप्टर को नई वाली जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर में इंस्टॉल कर दिया गया है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। अब आर्टिकल क्या बोलता है इसको समझते हैं। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए जानना ज़रूरी था ताकि आप आर्टिकल को अच्छे से क्लियर कर सको। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो तमिलनाडु के मठ के हेड हैं, उसी मठ के जो हेड है ना, उनका कहना है कि अभी भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या ये सेप्टर वाकई में माउंटबेटन को दिया गया था, तब माउंटबेटन ने ये सेप्टर, ये जो छड़ी है वो जवाहरलाल नेहरू जी को दी थी। इस चीज़ को लेकर प्रॉपर अभी भी जो क्लैरिफिकेशन है वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्लियरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो अभी सेनगोल पार्लियामेंट में 28 मई को इंस्टॉल किया गया है वो लॉर्ड माउंटबेटन को प्रेजेंट किया गया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जी को हैंड ओवर किया। ये क्वेश्चन यहाँ पर अभी उठाया गया है, ठीक है। जो वही मठ है ना, जिस मठ की अगर हम लोग बात कर रहे थे, वहीं के जो हेड हैं उनके थ्रू यहाँ पर ये बात बताई गई है और वो अभी 24वें हेड हैं, ठीक है। ये एक दूसरे व्यक्ति हैं जो कि अभी 24वें हेड हैं, आपने ध्यान रखना है, जिनका नाम है परमाचार्य स्वामीगल। ये 24th हेड हैं उस मठ के। उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं, है ना, जिसका कनेक्शन प्रॉपरली है, जो कि यहाँ पर दिखाता है कि हाँ वाकई में जो सेनगोल है, कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हाँ सेनगोल लॉर्ड माउंटबेटन को प्रेजेंट किया गया था और उस समय पर जो उस पीरियड को जो लॉन्ग बिलोंग करते थे ना, जो भी लोग थे उस समय पर, उनका भी यही कहना है कि हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो उस पीरियड में बिलोंग करते थे, उनका भी यही कहना है कि हाँ बिल्कुल जो सेनगोल है वो दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन यहाँ पे जो हेड है मठ के, उनका कहना यह है अगर ऐसा है ना तो इस चीज़ को लेकर एक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर मेंशन करनी चाहिए। लेकिन कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट बुक में ये जो इवेंट है वो कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है और नहीं दिखाया गया है। बात सच है तो बिल्कुल यहाँ पर इसको तुरंत टेक्स्ट बुक में मेंशन किया जा सके ताकि लोगों में आगे कन्फ्यूजन ना हो, उन्हें पता हो क्लियरली कि सेनगोल क्या है और किस समय पर यह दिया गया था, जो कि एक सही बात भी है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर कंप्लीट आर्टिकल। क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
ना दोस्तों, अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन से आप लिंक कर सकते हो। इवन पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर अपन कवर करेंगे, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और एनसीबीसी को लेकर अब की बार 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, याद होगा कि एनसीबीसी क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके साथ साथ आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और कुछ और बॉडीज़ के नाम दिए गए थे। पूछा गया था इनमें से बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पूछा गया था आपसे, याद आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आओ समझते हैं एग्जैक्टली एनसीबीसी क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो एनसीबीसी के चीफ हैं आज के समय पर, और वो चीफ कौन है, हंसराज गंगाराम। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है। क्या उठाया है प्रश्न कि भैया वेस्ट बंगाल के हालात तो काफ़ी ख़राब हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो मुस्लिम कास्ट्स हैं उनको बंगाल की ओबीसी लिस्ट में रखा है। मतलब हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम्स ओबीसी लिस्ट के अंदर कवर करे गए हैं बंगाल के अंदर में, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो अभी क्या है, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर में किस चीज़ को लेकर कि अनडॉक्यूमेंटेड यानी बिना डॉक्यूमेंट के अवैध तरीके से जो इमिग्रेंट्स आए हैं, यानी कि बांग्लादेश और खासकर रोहिंग्या, आपको पता होगा म्यांमार में जो रोहिंग्या है वहाँ से कई सारे जो मुस्लिम्स आए हुए हैं इंडिया के अंदर में, बांग्लादेश से कई सारे मुस्लिम्स इंडिया के अंदर एंटर किए हैं, उन सबको यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर में रखा गया। और वेस्ट बंगाल में थे वो सब। अब वेस्ट बंगाल में उन सभी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात हमारे नेशनल बैकवर्ड कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने बताई है। इन्होंने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च कर दिया है स्टेट की ओबीसी लिस्ट के ऊपर में, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट होती है ना, उसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है। इवन यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पे बोला गया कि जब इस जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसके जो चीफ हैं, वो जब वेस्ट बंगाल को विज़िट किए थे तो उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस उठाए थे कि मैं ओबीसी लिस्ट को देख रहा हूँ और ओबीसी लिस्ट में नज़र आ रहा है कि हिंदू से ज़्यादा, हिंदू ओबीसी कास्ट से ज़्यादा मुस्लिम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता है कि जबकि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन हिंदूज़ की है स्टेट में क्लियरली, है ना, तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ओबीसी कास्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है वेस्ट बंगाल में। तो अभी भी हिंदू मेजॉरिटी में है वहाँ पर, है ना, और मुस्लिम्स अभी माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन सिख में है, लेकिन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि जब पॉपुलेशन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन हिंदूज़ की है तो उसके बावजूद यहाँ पर ओबीसी लिस्ट में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम्स कैसे कवर करे गए, उनको रिजर्वेशन कैसे मिला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो राइटर मेंशन करते हैं, मतलब जो चीफ हैं, वो बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल की सरकार की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया इसको लेकर। जो रिप्लाई आया वो यहाँ पर बिल्कुल भी रिप्लाई, मतलब आप कह सकते हो कि वो कोई जवाब नहीं कहा जा सकता, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई वहाँ से आया ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की जो ओबीसी लिस्ट है, उस ओबीसी लिस्ट में आप देखोगे तो 180 कम्युनिटीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। 180 में से 103 कम्युनिटीज़ मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं इस ओबीसी लिस्ट के अंदर में। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो ये प्रश्न है वो उठाया जा रहा है। तो खैर अभी यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर जब थोड़ा जोर दिया गया तो वो लोग बोल रहे हैं ये मुस्लिम्स वो हैं जो पहले हिंदूज़ हुआ करते थे, हिंदूज़ कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस से वेस्ट बंगाल की सरकार ने रिप्लाई लिखा और रिप्लाई लिखकर ये बोला कि नहीं, उन्होंने बोला हमें इस चीज़ को लेकर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कुछ पक्का नहीं पता, हमारे पास में कोई ऐसे प्रूफ नहीं है कि हाँ सभी कम्युनिटीज़ यहाँ पर मतलब जो है हिंदुज़म से मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो वेस्ट बंगाल की सरकार का कोई रिप्लाई प्रॉपरली आ नहीं रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक है आप रिजर्वेशन की बात करो, सबको मिलना चाहिए, बेनिफिट्स इसके मिलने चाहिए, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आप गलत तरीके से इसका यूज़ ना करो। जिस प्रकार से मतलब अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, म्यांमार से आए हुए, तो उनके पास में भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद भी यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड करना ये सही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ये मेंशन की गई है। खैर इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पर इवन मेंशन भी किया गया कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, रोहिंग्या पीपल जो हैं, उनको कोटा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। ये बात एनसीबीसी के चीफ ने स्टार्ट की है। अब एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, आओ थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जो डिस्कशन है वो अपन कर लेते हैं। एनसीबीसी जो नाम की बॉडी है ना, इसको 102 यानी 102 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2018 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया था, इसके बेसिस पर यहाँ पर एनसीबीसी बॉडी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इससे पहले ये बॉडी एक स्टैचुरी बॉडी हुआ करती थी, बाद में यहाँ पर इसको संवैधानिक बॉडी का दर्जा दिया गया 2018 में। ठीक है, तो आज के समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में चर्चा की जाती है। इस बॉडी का मेन काम यही है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के पीपल हैं उनके सपोर्ट में काम करना, खासकर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी हेल्प करना, है ना।
उसके अलावा एनसीबीसी का बैकग्राउंड क्या है ये डिस्कस करते हैं। बोला जाता है कि जो 2 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, मतलब स्टार्टिंग में इस प्रकार का कमीशन जो बना है ना हमारा, कौन सा वाला, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये एकदम से नहीं बना है। स्टार्टिंग में इस प्रकार के 2 कमीशंस बनाए गए थे, एक 1950 में, एक 1970 में। काका कालेलकर उसके साथ में बीपी मंडल के अंदर में यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन जो काका कालेलकर वाला कमीशन है ये पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से जाना जाता है, यानी 1950 वाला पहला कमीशन आपको देखने को मिलेगा। इवन इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया था, इंदिरा साहनी का केस हुआ था 1992 में, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला था कि एक परमानेंट बॉडी बनाओ, जो परमानेंट बॉडी क्या करेगी, अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस का कि भाई इसमें कौन से लोग आएंगे, कौन से लोग नहीं आएंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। तो इसके बेसिस पर हमारा जो पूरा का पूरा ये जो कमीशन है वो तैयार किया गया था। इन डायरेक्शन के बेसिस पर हमारी जो पार्लियामेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो पार्लियामेंट ने एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट को पास किया 1993 में, जिसके बेसिस पर हमारा एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनकर आया, जिसका मेन काम है बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या है ये समझ लेते हैं, इसमें होता कौन कौन है। इसके अंदर टोटल 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर की बॉडी होती है, और 5 मेंबर में सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर चेयरपर्सन, देन वाइस चेयरपर्सन, देन उसके बाद में 3 और दूसरे मेंबर्स होते हैं जिसको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो एक चेयरपर्सन, दूसरे वाइस चेयरपर्सन, बाकी जो 3 हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। जो भी यहाँ पर कंडीशन और सर्विस होता है, यानी कि जो चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन या जो दूसरे मेंबर्स हैं ये कितने समय तक रहेंगे, कितना टेन्योर रहेगा इनका ऑफिस का, वो सब हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति ही डिटरमाइन करते हैं, वो राष्ट्रपति के हाथ में है। उसके अलावा संविधान में एनसीबीसी को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो 340 है, आर्टिकल 340, ये डील करता है किस चीज़ को लेकर, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लेकर। वो यहाँ पर बैकवर्डनेस की कंडीशंस को समझता है और उसी आर्टिकल 340 के तहत यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है कि भैया जो भी बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो डिफ़िकल्टीज़, जो परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, उन परेशानियों को हमें टैकल करना चाहिए, उन परेशानियों से अपन को लड़ना चाहिए। उसके अलावा जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, ठीक है, ये जो संशोधन किया गया था 102 वाला, जिसके तहत हमारे इस बॉडी को, एनसीबीसी को संवैधानिक स्टेटस मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हुए 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे संविधान में कुछ नए आर्टिकल्स ऐड करे गए, आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट किया गया था, ये बस खाली अमेंडमेंट ने पूरी तरह से चेंजेस जो हैं वो कर दिए। आर्टिकल 338B जो नया आर्टिकल ऐड किया गया था, ये कहीं ना कहीं एनसीबीसी को मेन पावर देता है कि वो क्या कर सकते हैं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, उसको यहाँ पर वो देख सकते हैं, उसके अलावा उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 342A जो एक दूसरा आर्टिकल ऐड किया गया था, इसके तहत हमारे प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती है कि वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, उनको ये दर्जा जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा मामला एनसीबीसी को लेकर। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से उसको हैंडल कर सकोगे। नाउ दोस्तों चलते हैं हम लोग अपन एडिटोरियल डिस्कशन पर। अब दोस्तों यहाँ पे जो एडिटोरियल डिस्कशन है, इस एडिटोरियल डिस्कशन में एक लौता एडिटोरियल काम का है, वो ये वाला। आप कहोगे सर ये दोनों काम के नहीं है क्या? नहीं पढ़ने हैं यार आपको। क्यों? ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब बहुत सारे लोग नए हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं, तो उनको कवर करना, तो वो कहाँ से कवर करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन कौन सी तारीख को कवर किया है। देखो, जो ये ओडिशा के अंदर में रिसेंटली ट्रेन इंसिडेंट हुआ है, ट्रैक्स में प्रॉब्लम, उसके बारे में राइटर बोलता है, मैं एक लौता आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल में दे चुका हूँ। बार बार उसी टॉपिक, देखो एक टॉपिक जो न्यूज़ में होता है उसके ऊपर 1000 एडिटोरियल पब्लिश होते हैं, 100 एडिटोरियल पब्लिश होते हैं। 100 के 100 पढ़ोगे क्या भाई? वहाँ पे आपने आंसर 250 शब्दों में लिखना है, आपके पास में 250 शब्द होंगे। पहले से आपने कंटेंट तैयार करके रखना है कि भाई इसके एस्पेक्ट्स क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके पहले ही रखना है। तो वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार करवा के मैं आपको दे चुका हूँ। कहाँ से लेना है मैं आपको बताता हूँ। आपने जो वीडियो है 6 जून का वो ओपन करना है। आज हमारी 9 जून है, लेकिन आपको 6 जून का वीडियो ओपन करना है। 6 जून 2023 द हिंदू बाय दीपा यादव एजुकेशन डालना, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में 28 मिनट 40 सेकेंड 28 मिनट 40 सेकेंड पर चले जाना। जैसे आप ये टाइम पीरियड पर जाओगे आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, ओडिशा का ट्रेन इंसिडेंट वाला। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो नो नीड टू रीड दिस। उसके अलावा यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, मणिपुर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है।
ये भी हमने अभी थोड़े दिनों पहले कवर किया है। जो ऊपर वाला आर्टिकल हो तो आपने 6 जून से कवर करना है, जो दूसरा वाला आर्टिकल है ये 7 जून से कवर करना है। 7 जून 2023 द हिंदू बाय दीपा यादव यूट्यूब पर लिखना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब जब 7 जून वाला वीडियो ओपन करोगे तो सीधा आपको तीसरे मिनट पर चले जाना है, यानी स्टार्टिंग में मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया है 2 मिनट 60 सेकंड पर, वही मतलब ऑब्वियसली 3 मिनट पर, यानी कि तीसरे मिनट पर जैसे ही आप आओगे वीडियो में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, आप वहाँ पे आराम से इसको समझ पाओगे। तो वापस से बार बार यहाँ पर इनको गोलना, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले पढ़े हैं। ये आर्टिकल भी हमने थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये अभी अभी पढ़े हुए हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको अभी कवर करना। और दोस्तों जो आज का मेंस का क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आपको इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड मिलेगा, तो बहुत अच्छे से सुनना है। यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता है जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो रिसेंटली अभी इंडिया के विजिट पर आए थे, है ना। हमारे प्रधानमंत्री के साथ में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की गई, अलग अलग एग्रीमेंट्स को साइन करे गए। उसी बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर जो मुद्दा है वो उठ गया था, है ना। तो वो सारा मैटर क्या है वो अपन समझेंगे और एकदम प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि अपन चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने के बाद में क्या अगर आगे जाकर आपने रिवाइज़ करना हो, आपको इंडिया नेपाल के बारे में दोबारा पढ़ना हो, तो क्या आप आर्टिकल पर वापस आओगे पढ़ने के लिए? इतना टाइम है आपके पास में कि ढूंढोगे भाई कौन से अखबार में कौन सी तारीख को पढ़ा था? कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने होंगे, वो सब डिजिटली यहाँ पर आपको रेडीमेड मिल जाता है। ठीक है, आपने कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपने सीधा 1 घंटे का लेक्चर देखना है, PDF डाउनलोड करना है, दूसरी चीज़ अपना स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने में लग जाना है। खैर आते हैं वापस टॉपिक पर। तो इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। रिसेंटली इंडिया और नेपाल ने दोनों ने मिलकर अलग अलग इनिशिएटिव्स और जो एग्रीमेंट्स है वो किए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उनके 4 दिन का विजिट हुआ था इंडिया में। उन्होंने बायलैटरल कोऑपरेशन को लेकर डिस्कशन किया, कैसे इंडिया और नेपाल एनर्जी ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट को लेकर काम कर सकते हैं, कैसे दोनों देशों के जो रिलेशंस है वो और मजबूत हो सकते हैं, इसको लेकर रिसेंटली डिस्कशन हुआ था। तो हाल ही में जब ये प्रधानमंत्री आए थे नेपाल के, तो इन्होंने कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए मैं आपको डायरेक्टली पहले उन एग्रीमेंट्स के बारे में बताता हूँ। पहला, पावर सेक्टर कोऑपरेशन को लेकर चर्चा की गई। ये एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ पर इंडिया और नेपाल ने मिलकर एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। यहाँ पे मेन मकसद यही है कि नेपाल से ना भारत क्या करेगा, आने वाले कुछ सालों में 10,000 मेगावाट तक की जो बिजली होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो अपन परचेज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, नेपाल से 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को परचेज़ करेंगे आने वाले कुछ साल में। ये हुआ पहला। दूसरा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इसको लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये MOU किस किस के बीच में साइन हुआ है, तो एक तरफ है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इंडिया का, उसके बाद दूसरी तरफ है विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल की। तो ये दोनों एनर्जी प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं। इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। दोनों का मेन मकसद क्या है कि ये दोनों मिलकर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले हैं। उसके अलावा लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले हैं। एक तो बनाएंगे ये फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको लेकर नेपाल में काम किया जाएगा, दोनों देश मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि कैसे इंडिया और नेपाल अपने कोऑपरेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, कैसे जो नदी है, जो पानी है, उसको शेयर कर सकते हैं, कैसे नेपाल को इंडिया के रिवर्स का एक्सेस मिल सकता है, उसको लेकर भी रिसेंटली जो डिस्कशन है वो किया गया है। फिर बात आती है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की। तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी डिस्कशन किया गया। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन और रेल लिंक को लेकर बातचीत की गई है। देखो अभी ना गोरखपुर से लेकर, जो इंडिया के उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर से बुटवल नेपाल में देखने को मिलता है। बॉर्डर से थोड़ी सी दूरी पर बुटवल आपको नज़र आएगा। तो गोरखपुर से बुटवल तक ट्रांसमिशन लाइन को लेकर यहाँ पर एक सेरेमनी वो स्टार्ट की गई है। उसके अलावा इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन स्टार्ट हुई है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है, बथना टू नेपाल, बथना टू नेपाल तक आपको यहाँ पर जो ट्रेन है इसका यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर और काम किया जाएगा जिससे दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाए, एक रेल लिंक बन जाए, ठीक है, जो कि हमें नेपाल से जोड़ने लगेगी। उसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी यहाँ पर रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया नेपालगंज में, नेपाल में। उसके अलावा इंडिया में रुपैदिया, यहाँ पर जो चेक पोस्ट है वो बनाए गए हैं ताकि जो व्यापार है वो आराम से हो सके। व्यापार में जो गुड्स हैं जो हम इधर से उधर से ट्रेड कर रहे हैं वो आराम से ट्रेड हो सके। कोई यहाँ पर मतलब कि कह सकते हो बॉर्डर्स पर कोई इशू ना हो, इस प्रकार का जो चेक पोस्ट है वो तैयार किया गया है। उसके अलावा इंडिया नेपाल के बीच में कुछ और इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस किया गया, जैसे कि एक प्लान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है जिसके तहत जो साउथ एशिया का पहला जो पेट्रोलियम पाइपलाइन होगा वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। इंडिया के मोतिहारी से यह पहुँचेगा नेपाल के अमलकगंज तक।
ठीक है। तो ये काफ़ी एरियाज़ को कवर करके एक पेट्रोलियम पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। सेकंड क्लास बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है ये इंडिया के सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कह सकते हो एक और ट्रीटी जो है साइन करी गई है 1 जून 2023 को, जो कि नेपाल को एक्सेस देगी भारत के इनलैंड वाटरवेज का। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, भारत का जो पानी का रास्ता है उसका एक्सेस नेपाल को मिलेगा। इससे क्या होगा, जो नेपाल है वो इंडिया के अलग अलग बंदरगाह का भी यूज़ कर पाएगा। जो पोर्ट्स हैं हमारे कौन कौन से, जैसे हल्दिया हो गया, कोलकाता, पारादीप हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, तो अपने देश के ट्रेड के लिए यहाँ पर उसको यूज़ कर पाएगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा। इससे जो आने वाले समय पर कोलैबोरेशंस हैं और ज़्यादा हो पाएंगे, रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो पाएंगे, जो कि ज़रूरत भी है क्योंकि इंडिया नेपाल के साथ में एक बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, हमारा प्रॉपर वो नेबर कंट्री है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद इंडिया नेपाल के कुछ और भी एरियाज़ देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये दोनों मिलकर मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया नेपाल दोनों आपस के नेबरहुड हैं, इनकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी पुरानी आपको देखने को मिल जाएगी। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेगा। पीपल टू पीपल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, है ना। काफ़ी सारे इंटर मैरिजेस आपको देखने को मिल जाएंगे नेपाल और इंडिया के बीच में। तो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को 1950 में साइन किया गया था ताकि दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशंस को बनाया जा सके। तब से अभी तक यहाँ पर इस प्रकार के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है वो बने हुए हैं। नेपाल लगभग यहाँ पर 1850 किलोमीटर का यहाँ पर एक जो बॉर्डर है वो शेयर करता है भारत के 5 राज्यों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि नेपाल बहुत चर्चा में है। अब की बार यूक्रेन को लेकर ये सवाल पूछा गया था, आपसे नेपाल को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। नेपाल भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, तो 5 राज्यों के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 उत्तर प्रदेश और नंबर 5 उत्तराखंड। ठीक है, आगे आते हैं। अब दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इंडिया नेपाल आर्मी को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करवाता रहा है। हम लोग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं नेपाल आर्मी को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम भी करते हैं। उसके अलावा इंडो नेपाल बैटालियन लेवल जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है सूर्य किरण नाम की। ये जो एक्सरसाइज है ना सूर्य किरण, ये इंडिया नेपाल के बीच में यानी इनके आर्मी फोर्सेस के बीच में अक्सर कंडक्ट करवाई जाती है। आज के समय में लगभग 32,000 जो गोरखा सोल्जर्स हैं वो नेपाल से आते हैं। ठीक है, हमारे इंडियन आर्मी में जो अलग अलग रेजिमेंट्स हैं ना, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो गोरखा रेजिमेंट आपको देखने को मिलता है। उस वाले रेजिमेंट में कई सारे जो सोल्जर्स हैं वो नेपाल से भी यहाँ पर हैं, जो कि जिनको रिक्रूट किया गया है। उसके अलावा दोनों देशों के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो इंडिया एक काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल के साथ में। नेपाल इंडिया का 11वां लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, यानी नेपाल काफ़ी कुछ सामान इंडिया को बेचता है। ठीक है, उसके अलावा 2022-23 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने लगभग $8 बिलियन का जो सामान है वो नेपाल को एक्सपोर्ट किया था, जबकि नेपाल से $850 मिलियन का, ये मिलियन है और ये बिलियन है, तो इंडिया ने $8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और नेपाल से 840 मिलियन का सामान जो है हम लोगों ने परचेज़ किया था, इम्पोर्ट किया था। इंडिया की कई सारी कंपनी हैं जो कि नेपाल की अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, ऐसा आप कह सकते हो। फिर दोनों देशों का कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों के संबंध काफ़ी मजबूत हैं। इंडिया नेपाल एक कह सकते हो सिमिलर रिलेशंस को शेयर करते हैं हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के टर्म्स के बेसिस पर। ठीक है, जैसे बुद्ध जी का जो बर्थ प्लेस है, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस वो लुम्बिनी है, जो लुम्बिनी आज के समय पर नेपाल के अंदर में, और स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर भी काठमांडू में बनाया गया है। तो कल्चर बेसिस पर जो रिलेशंस हैं वो दोनों के काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन नेपाल भारत लाइब्रेरी भी यहाँ पर 1951 में फाउंड करी गई थी काठमांडू के अंदर में। ये फर्स्ट फॉरेन लाइब्रेरी है नेपाल में और जो कि इंडिया के बेसिस पे बनाई गई है। उसके अलावा नेपाल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है इंडिया की साइड से, खासकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में अगर हम बात करें, क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पे बार बार भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। और 2015 में इसी प्रकार का एक खतरनाक सा भूकंप आया था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और इंडिया ने उस समय पर 1.54 बिलियन नेपाली रुपीज़ नेपाल को प्रोवाइड करवाए थे। लगभग यहाँ पर 96 करोड़ रुपीज़ की जो हेल्प है वो नेपाल को की गई थी उस समय पर। उसके अलावा ये तो बात हो गई हमारे रिलेशंस की, रिलेशंस किस प्रकार से मजबूत हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन करा जाता है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स है दोनों देशों के रिलेशंस में, दोनों देशों के संबंध में कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहले बाउंड्री डिस्प्यूट। अब बाउंड्री डिस्प्यूट में दोस्तों क्या है ना, इंडिया का कुछ हिस्सा है जैसे काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख, ये एक ट्राई जंक्शन एरिया है, 3 जगह का एक हिस्सा है। वैसे तो ये इंडिया के हिस्से में आता है, लेकिन नेपाल इसे क्लेम करता है कि ये हमारा रीजन है। और नेपाल ने कई बार अपना नेपाली वर्जन का जो मैप है वो लॉन्च किया है। उस मैप में इन्होंने ये जो 3 जगह है ना वो अपने मैप के अंदर दिखाने की कोशिश की है।
रिसेंटली भी यहाँ पर यही वाला विवाद हो गया था, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में अखंड भारत का जो मैप है वो लगाया गया है। तो नेपाल का कहना ये था कि कहीं ना कहीं जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी को इन्होंने अपने देश में दिखा दिया, इससे हम क्या समझें। तो नेपाल ने भी अपना ये वाला जो वर्जन का मैप है ये रिसेंटली लॉन्च कर दिया था। नेपाल ने भी कहा कि देखो ये जो काला पानी लिम्पियादुरा लिपू लेक वाला रीजन है ये हमारी टेरिटरी है जो कि इंडिया के अंदर में है। ठीक है, तो बॉर्डर को लेकर ये 3 जगह हैं जिसको लेकर दोनों के संबंध कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिस्प्यूटेड वे में आ जाते हैं। उसके अलावा चाइना एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है। चाइना ने लगातार यहाँ पर नेपाल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया और नेपाल का भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जगह में चाइना के प्रति झुकाव ज़्यादा हो चुका है। चाइना अपने फुटप्रिंट्स को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इवन चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, आपको पता होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत चाइना चाहता है दुनिया भर की कंट्रीज़ को जोड़ना। तो वहाँ पे ना चाइना सोच रहा है कि जो नेपाल है, नेपाल भी यहाँ पर इसको पूरी तरह से ज्वाइन करे। ठीक है, तो नेपाल भी यहाँ पर इसको कनेक्ट करे, उसके लिए यहाँ पर चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट करेगा। चाइना ने अपना इकोनॉमिक एंगेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर पैसों की जो बात है नेपाल के साथ में वो करनी स्टार्ट कर दी है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत। जैसे रेलवेज़, हाईवेज़, हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट यहाँ पर चाइना नेपाल में करने के लिए कह रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है वो थोड़े बहुत डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, क्योंकि चाइना हमारा कहीं ना कहीं एक एनिमी कंट्री नज़र आता है। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर डिस्प्यूटेड रीजन। तो दोस्तों आज का जो मेंस का क्वेश्चन है ना वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। अब आओ समझते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपाल, सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल इन इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जहाँ पर हमारी जो पड़ोसी देश हैं उनकी हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने नेपाल का इंपॉर्टेंस समझाना है। उसके अलावा डिस्कस द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। भारत और नेपाल के संबंध में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या अवसर हो सकते हैं इंडिया के लिए, वो आपने समझाना है। ठीक है, तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। तो हिंदी में बोला जा रहा है, भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में नेपाल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत नेपाल संबंधों में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा जहाँ पर 60,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को जब आप सबमिट करोगे तो एक काम करना है दोस्तों, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप काम कर रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बनिए। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। उसके अलावा दोस्तों फ्राइडे है, फ्राइडे में ऑलरेडी एडिटोरियल्स कम आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर आपको दिख रहा होगा, हर सप्ताह का एक पिक्चर रिलीज़ होता है। तो इस बार का जो ये पिक्चर है ये है एक जंबो का, एक हाथी का। ठीक है, अब हाथी को एक प्रॉब्लम हो चुकी है, मेलन साइज प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हुआ, इस हाथी ने लगभग 80 किलोग्राम 80 केजी जो वाटरमेलन है वो यहाँ पर खा लिया है। और वाटरमेलन खाने के बाद में इसकी जो हेल्थ है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, उसको लेकर ये पिक्चर है। लेकिन ये पिक्चर कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को डिनोट करता है। तो अभी रिसेंटली आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि आपने पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एस्टेब्लिश किया है 5 जून 1972 में। यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो शुरुआत है वो 5 जून 1972 में हुई थी। तो तब से हर साल 5 जून को, और अभी रिसेंटली 5 जून निकला है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो 5 जून 1972 में ये पहला दिन था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर पूरी मीटिंग चल रही थी। उस दौरान यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया और अलग अलग देशों के थ्रू यहाँ पे हर साल ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो होस्ट किया जाता है। इंडिया ने 2018 में यहाँ पर इसको होस्ट किया था, जब 45वां सेलिब्रेशन चल रहा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। उस समय पर जो थीम था वो था यहाँ पे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन करके। और अभी जो साल 2023 है, साल 2023 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसको कौन होस्ट कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि साल 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किसने होस्ट किया है? तो कोर्ट डे एवेरो ने यहाँ पर इस को यहाँ पे होस्ट किया है। इवन नेदरलैंड के साथ में पार्टनरशिप करने के बाद जो है ये अब की बार
जो 2023 का ये एनवायरनमेंट डे है इसको होस्ट किया गया है। उसके अलावा इस साल ना अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 50वीं एनिवर्सरी भी मार्क की जा रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। 50th एनिवर्सरी भी यहाँ पर इसकी देखी जा रही है। साल 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है, ये ध्यान रखना है। जो थीम है वो है क्या, इस थीम का मेन फोकस होने वाला है प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर में। जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन करके एक थीम स्टार्ट किया गया था, एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, उसी के तहत यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर मेन मकसद यहाँ पर रखा गया है। बाकी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का फैलाना, जागरूकता फैलाना लोगों में, है ना, उनको बताना कि भैया जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है ना। आप यहाँ पर एक हेल्दियर लाइफ को प्रमोट कर सकते हो, एनवायरनमेंट को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना सकते हो। इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। जब जब यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है तो उसका मेन काम होता है अवेयरनेस को फैलाने का। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे आर्टिकल्स। आई होप आपको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है विद प्रॉपर नोट्स। अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये था कि 2023 में पूछा गया था, नहीं आपकी बारी, आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, मतलब सॉरी कितने स्टेटमेंट्स आई हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है फसलों के ऊपर में, उसमें नाइजर सीड्स भी हैं जिसके ऊपर यहाँ पर ये एमएसपी दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, खारिफ क्रॉप के ऊपर, मतलब खारिफ क्रॉप की तरह जो नाइजर सीड्स है इसको कल्टीवेट किया जाता है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। कुछ ट्राइबल पीपल जो इंडिया में वो नाइजर सीड ऑयल का यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दोस्तों इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।